नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए खेती किसानी से जुड़ी हम अहम बातें आपको बताते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही खास जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और बताते हैं कि आज के अंक में क्या क्या खास रहने वाला है। सबसे पहले आपको हम बताएंगे अनानास की खेती और प्रसंस्करण के बारे में, फिर मुलाकात करवाएंगे विनोद कुमार जैनी से, ये एक सफल किसान हैं। तो फिर आइए बिना समय को गवाते हुए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए अब नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, परंपरागत फसलों की खेती तो हम करते ही आ रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अब खेती के परिवेश में बदलाव आ रहा है। जहां पहले केवल गेहूं, धान, अनाज फसलों की खेती हमारे किसान किया करते थे, अब उनका रुझान बागवानी फसलों की ओर भी बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि हमारे किसान बागवानी के क्षेत्र में अच्छा भी कर रहे हैं। साथ मिल रहा है उन्हें हमारे कृषि वैज्ञानिकों का और हमारी सरकारी योजनाओं का। बता दें, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसकी खेती करके आप अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। इस फल का नाम है अनानास। जी हाँ, अनानास की खेती आप करेंगे तो अच्छी आमदनी आपको हासिल हो सकती है, लेकिन जरूरत है कि आपको पता हो कि कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। तो फिर आइए आज के सेगमेंट में आपको बता देते हैं कि अनानास की खेती आप कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके प्रसंस्करण को अपना करके अपनी आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि कैसे 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अनानास की ज्यादातर खेती असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और गोवा में होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छोटे पैमाने पर इसे उगाया जाता है। हमारे देश में 92,000 हेक्टेयर पर 14,96,000 टन का सालाना उत्पादन होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और कैल्शियम पाया जाता है। अब्दुल रऊफ कर्नाटक के रहने वाले हैं और अनानास की खेती करते हैं। वो मूल्यवर्धन के जरिए भी जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए। इसके बावजूद खेती में वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया वाह वाह कर रही है। अब्दुल रऊफ नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। यही वजह है कि उनकी खेती काफी उन्नत हो गई है और ज्यादा मुनाफा देने वाली भी। पहले वो 1 एकड़ में सिर्फ 10,000 पौधे लगा पाते थे और 2 साल में एक फसल लेते थे। आज उनकी फसल 1 साल में ही तैयार हो जाती है और 1 एकड़ में वो 40,000 पौधे लगाने की बात सोच रहे हैं। उनका इरादा ऐसी खेती करने का है जिसमें कम लागत और कम मजदूरी में ही अनानास उगाया जा सके। अब्दुल रऊफ आज 400 एकड़ जमीन पर अनानास की खेती कर रहे हैं। जाहिर है उनके पास उत्पादन बहुत ज्यादा होता होगा। इतनी ज्यादा फसल को बेचना भी अपने आप में चुनौती है। फसल बेचने के लिए उन्होंने मुंबई के खरीदारों को अपने खेतों पर बुलाया। खरीदारों को फल पसंद आया तो दूसरे शहरों के भी रास्ते खुलते चले गए। आज उनका अनानास पूरे देश में जा रहा है। कम क्वालिटी के अनानास का प्रसंस्करण कर रहे हैं। प्रसंस्करण में सबसे पहले अनानास का ऊपरी सिरा अलग करते हैं, फिर मशीन से छिलका उतारते हैं, फिर गूदे को ठीक से साफ करते हैं। मशीन से ही इसके गोल गोल टुकड़े करते हैं और डिब्बों में भरते हैं। जरूरत के हिसाब से इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लेते हैं। इसके बाद बड़े टैंकों में चीनी और दूसरी जरूरी चीजें मिलाई जाती हैं। फिर इस मिश्रण को अनानास के डिब्बों में भरकर पैक कर देते हैं। इसके बाद रिटार्टेशन होगा, यानी डिब्बों को कुछ देर के लिए गर्म पानी में और ठंडे पानी में रख देंगे। इस तरह अनानास मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाएगा और साल भर इस्तेमाल हो सकेगा। अब्दुल रऊफ के चर्चे दूर दूर तक फैले हैं। बहुत से पुरस्कार भी वो अपने नाम कर चुके हैं। धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय ने भी उन्हें पुरस्कार से नवाजा था। तो
अभी आपने विज्ञान और किसान सेगमेंट के जरिए जान लिया कि अनानास की खेती किस तरह से आपको करनी है, इसके प्रसंस्करण करके उत्पाद किस तरह से तैयार करने हैं जिससे आप अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी सकूं छूं। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से। तो फिर आइए इस सेगमेंट पर नजर डालते हैं। कृषि के क्षेत्र में हमारे किसान अब केवल खेतों तक ही सीमित नहीं हैं, उन्होंने अपना दायरा बढ़ा लिया है। बता दें आपको, आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो पंजाब के फजलका के रहने वाले हैं। वो खेती तो करते ही हैं, साथ ही साथ कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कृषि पर्यटन ये क्या होता है, किस तरह से हम इसे अपना सकते हैं। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान विनोद कुमार जैनी से और उन्हीं से जान लेते हैं कि ये उन्होंने कैसे संभव किया है और कैसे इसे अपनी आमदनी का जरिया भी बनाया है।
जिस तरह से बड़े शहरों में हवा, पानी और खाना दूषित हो रहा है, ऐसे में एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट काफी चलन में है। एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन, जिसके तहत खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों और कृषि की प्राचीन विरासत से पर्यटकों को रूबरू कराया जाता है। आज बात एक ऐसे ही सफल किसान विनोद कुमार जियाणी की करते हैं, जिन्होंने कृषि पर्यटन में अपना योगदान दिया है और अन्य किसानों को भी कृषि पर्यटन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। विनोद कुमार जियाणी कटेरा गांव पंजाब के रहने वाले एक किसान हैं। वे वर्ष 2005 से जैविक खेती से जुड़े हैं। विनोद कुमार ने अपने गांव में ही एक बड़ा फार्म विकसित किया है। इनका मानना है कि कृषि पर्यटन इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का काम करता है, जिसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक माहौल में फसलों और उनके उत्पादों को देखने और इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। जब से मैंने 2005 से कुदरती खेती शुरू की है, नेचुरल फार्मिंग, उसके बाद काफ़ी लोग यहाँ देखने आते थे और केवल भारत से नहीं, विदेश से भी जो NGO एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, इनके ऊपर नेचुरल फार्मिंग पर, कुदरती खेती पर काम कर रहे हैं, बीज बचाओ आंदोलन में कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर के और बाहर से सारे विद्वान यहाँ आते थे और मैंने यहाँ खेती विरासत मिशन, हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब का, उनकी भी पहले 5-4 साल में 20-30 मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है। तो पूरे इंडिया के जो भी काम कर रहे हैं सारे स्टेटों से यहाँ आते थे लोग। फिर मुझे ये आइडिया है, फिर भी यहाँ लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो और लोग क्यों नहीं आ सकते कमर्शियल बेस। तो उसी दौरान 2009 में पंजाब सरकार ने एक फार्म स्टे रिजॉर्ट की स्कीम निकाली थी। मैंने अप्लाई की तो 14 फरवरी 2009 को पंजाब गवर्नमेंट से मेरे ये फार्म स्टे रिजॉर्ट मान्यता प्राप्त थी। फिर इस फार्म के मैंने धीरे धीरे उससे क्या, भाई टूरिस्ट एंगल से लोग घूमने आते हैं पर्यटन, उनके एंगल से और नेचर को साथ रखते हुए उसके में मैंने डेवलप कर दिया। तो ये मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा जैनी नेचर फार्म नहीं है। भारत का हर एक गाँव, हर एक के पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। कहीं भी ये टूरिज़्म आपको मेन, अभी गेस्ट आएंगे क्यों, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी गेस्ट आएंगे क्यों, आएंगे तो करेंगे क्या और क्या लेके जाएंगे यहाँ से। तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे आते हैं, आर्म्ड फोर्सेज बॉर्डर एरिया करके, वो भी काफ़ी आते हैं। और स्कूल तो दिल्ली से, चंडीगढ़ से, बठिंडा से, आसपास के दूर दूर से आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, पहले 1 घंटा का हमारा ये लेक्चर होता है कुदरती खेती के ऊपर। कुदरती खेती करना चाहिए, हमारा भोजन कैसे आते हैं, उनको फार्मिंग के बारे में बताते हैं। फिर उनके बच्चों को और गेस्टों को हम फार्म की विज़िट कराते हैं। हम दिखाते हैं हमारी जो ज़मीन, सॉइल कैसे हेल्दी हो गया, कितने पेड़ लग गए, पक्षी लग गए, उनको इसके बारे में दिया जाता है। और फिर ये गेस्ट आते हैं, उनको खाना भी 90% तो हमारा खेत का ऑर्गेनिक खाना ही होता है। हर प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे आगे बताया आपको 32 प्रकार के हमारे फल है, सीजनल सारे वेजिटेबल्स हैं। और हमारे आटा, दाल, तेल, घी सारा घर का है, तो उनको खाया भी ऑर्गेनिक जाता है। तो इससे और इसको कुदरती खेती प्रमोट भी होती है और लोग बार बार आते हैं यहाँ रहने के, देखने के लिए। विनोद कुमार के फार्म मॉडल को देखने देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। अपने इस फार्म मॉडल के जरिए वो फार्म पे आए कुछ लोगों को फार्म विजिट, फार्म एक्टिविटी और फार्म स्टे जैसी कई सुविधाएं देते हैं। इनके फार्म में 32 प्रकार के मौसमी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। साथ ही उनके फार्म पर आटा, दाल, तेल सारा सामान उपलब्ध रहता है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, जिसका उपयोग विनोद कुमार अपने फार्म पर आए पर्यटकों के भोजन में करते हैं। यहाँ आए लोग को ठहरने की सुविधा से लेकर खाने पीने सभी चीजों का खास ख्याल विनोद कुमार स्वयं करते हैं। इनका ये मानना है कि इस प्रकार हम अपने देश सहित विदेशों में भी जैविक खेती को बढ़ाने में सफलता हासिल कर सकेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से फार्म पर आए टूरिस्टों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसमें बैल और ऊंट की सवारी भी मौजूद है, ताकि आए हुए लोगों का समय ज्यादा से ज्यादा अच्छा बीत सके। गेस्ट आते हैं, उनके रहने के लिए भी हमने काफ़ी अच्छा प्रबंध किया है। 8 कमरे बनाए हैं जो पंजाब गवर्नमेंट से हमें अप्रूव्ड हैं। तो 8 कमरे रुकने के लिए हैं, टेंट भी बना रखे हैं। और गेस्ट आएंगे तो क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए बैलगाड़ी की सवारी है, ऊँट की सवारी है, घोड़ा गाड़ी सवारी है। फिर इंडोर और आउटडोर सारे गेम्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, आर्चरी है और स्किल गेम्स भी हैं। बच्चों के लिए झूले भी लगा दिए। फिर एक स्विमिंग पूल भी बना दिया हमने। स्विमिंग पूल को भी नेचर के हिसाब से बनाया है। भी नीचे का पानी हम यूज़ करते हैं, इसमें कोई क्लोरीन केमिकल नहीं डालते। और 2-3 दिन बाद पानी बदलना होता है, ये पानी सारे खेत के अंदर वापस यूज़ हो जाता है। और पूल ज़मीन से 2 फुट ऊपर है। सोलर के पंप से हम भरते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती, खाली करते टाइम हमारे एनर्जी नहीं लगती। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी वाटर हार्वेस्टिंग।
तो हमने 10 कनाल का एक बड़ा टैंक बनाया वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसके अंदर पानी स्टोर करने के साथ साथ खेत में ड्रिप से पानी लगते हैं और साथ में उसमें बोटिंग भी कर दी। ड्यूल पर्पज़ का ये पूल बन गया। तो ऐसे हमने ये फार्म डेवलप किया है टूरिज़्म के एस्पेक्ट से। तो इसमें लोग काफ़ी खुश होते हैं। और हमारे ये लॉकडाउन से पहले एक साल के अंदर 40,000 लोग आए थे, उसके अंदर 500 विदेशी थे। तो 40 देशों से लोग यहाँ आज तक विज़िट करने के लिए आ चुके हैं। और स्टूडेंट्स भी आए हैं फ्रांस से, स्पेन से, ताइवान से, यहाँ 5-5 दिन आके सीखने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रमोट कर रहे हैं हम इसको। तो इसको इस सेंटर के लिए बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे देश में बाकी हर गांव के अंदर, हर प्रांत के अंदर ऐसी स्कीम बन सकती है और कामयाब भी है। क्यों हमारे जो लोकल लोग पर ज़्यादा स्ट्रेस किया मैंने, पहले सोचते विदेशी अकेले नहीं, तो लोकल लोग कहाँ घूमने जाते हैं, तो लोकल लोग काफ़ी आते हैं। तो 80-90% तो मेरे आसपास के लोकल लोग ही हम एज ए गेस्ट घूमने के लिए टूरिस्ट बन के यहाँ आते हैं। यही नहीं, अपने फार्म द्वारा प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर बने उत्पादों को विनोद कुमार बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेयरी फार्म भी बना रखा है, जिससे भी ये लाभान्वित हो रहे हैं। इन सभी कार्यों में जरूरत के अनुसार गांव के ही कुछ लोगों का सहयोग ले रहे हैं, जिससे इनका काम तो हो ही रहा है, साथ ही लोगों को रोजगार का अवसर भी मिला है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश में एग्रो टूरिज्म यानी कृषि पर्यटन को विकसित करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। तो हमारे कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आज हमने आपसे मुलाकात करवाई हमारे सफल किसान से। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे तीसरे सेगमेंट यानी कि फार्मिंग इंडिया पर नजर डालने का। तो फिर आइए दिखाते हैं कि इस सेगमेंट में आपके लिए हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे बात खेती की हो, चाहे बात पशुपालन की हो। इसमें विकास हो सके, हमारे किसान, हमारे पशुपालक उन्नति की राह पर आगे बढ़ सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ही योजना के बारे में जिसका नाम है डेयरी उद्यमिता योजना। नाम से ही हम समझ रहे हैं कि डेयरी व्यवसाय से जो भी जुड़ना चाहते हैं, इसमें अच्छी आमदनी अर्जित करना चाहते हैं, उनकी उन्नति के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। अब आप भी जानना चाहेंगे कि ये योजना है क्या और आप इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। तो फिर आइए इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। डेयरी उद्यमिता विकास योजना भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रगतिशील दर को बढ़ाने और नए उद्यमियों को हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2010 में हुई थी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए नए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक पैमाने पर दूध को संभालने के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक तकनीक में सुधार करना, असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए ताकि प्रारंभिक स्तर पर दूध को प्रोसेस किया जा सके और स्वरोजगार उत्पन्न करना, और मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने जैसे अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस योजना को सरकार द्वारा लागू किया गया है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना है। ये योजना डेयरी क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए छोटे डेयरी फार्म और अन्य सहायक की स्थापना के लिए सहायता का विस्तार करती है। इस योजना के मुताबिक डेयरी लगाने में आने वाले खर्च का 25% कैपिटल सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ही दी जाती है। इसके अलावा इस योजना के तहत दुग्ध उत्पाद बनाने की यूनिट शुरू करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत दुग्ध उत्पाद की प्रोसेसिंग के लिए उपकरण खरीदे जाते हैं। अगर पशुपालन में उपयोग की जाने वाली किसी मशीन को खरीदने में 13.20 लाख रुपए की लागत आती है तो इस पर 25% की कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पाद के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी शुरू की जा सकती है। इसकी लागत पर भी सरकार आपको सब्सिडी प्रदान करती है। किसान, उद्यमी, कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सरकारी समितियां आदि डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। उद्यमियों को परियोजना की मंजूरी के लिए बैंकों में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित सिद्ध हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम आपको दोबारा देखना है तो क्या कर सकते हैं आप, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही बता दें आपको ईमेल करना चाहते हैं हमें तो आप ईमेल ID भी नोट कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।